नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में। यूएस और कनाडा में क्या अंतर है, क्या सही है, और उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंडिया से भी करेंगे। तो आप सबने सुना ही होगा कि यूएस में हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी महंगी हैं और लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं अक्सर जब उनको यहाँ पे कोई बीमारी लग जाती है। इवन छोटे इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो जनरली होता क्या है कि जो लोग पढ़ने आते हैं यूएस के अंदर, अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन देती हैं तो वो करवा के मेक श्योर करती हैं कि आप इंश्योरेंस लेके आओगे, हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो कि कहते हैं। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसका रीज़न ये है कि कल को कोई भी खुदा ना खास्ता आपको इशू पड़ जाता है या कुछ भी आप बीमार पड़ जाते हो, कुछ है तो यूनिवर्सिटी ना आपके ऊपर क्लेम नहीं लेना चाहती। बेसिकली दे डोंट वांट टू टेक लायबिलिटी। जहाँ पे लाइबिलिटी जैसे बहुत इशू होता है कि कल को आपको कुछ बीमारी पड़ जाती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो पता चलता है यूनिवर्सिटी के ऊपर बिल फट जाए आपका, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंश्योर करती हैं। तो मैं आपको थोड़ा रेट्स बताना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक अंदाज़ा लगे कि क्या होता है। मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है यूएस के अंदर, और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मेरा रूट कैनाल कर दीजिए। तो रूट कैनाल के यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो रेट रहता है बिना इंश्योरेंस के, जो फुल फुल प्राइस है बेसिकली, वो लगभग 1,500 से 2,000 डॉलर के बीच में रहता है एक दांत का। और उसके बाद आप कहेंगे कि इस पे कैपिंग भी कर दो, भाई रूट कैनाल करते हैं तो कैप भी लगवानी पड़ती है। एग्जिस्टिंग दांत तो खोखला हो जाता है। कैप के अलग से 1,000 से लेके 2,000 डॉलर तक लगते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 32 दांत होते हैं हमारे पास, और हर दांत में अगर आपकी कैपिंग या रूट कैनाल हो गया तो क्या खर्चा होने वाला है आपका। मतलब मैं अगर 80 का रेट ले लूँ इंडिया के हिसाब से, 1,000 डॉलर लगा दिया, मतलब 80,000 रुपये सीधे सीधे एक दांत के। मतलब रूट कैनाल और कैपिंग कराई तो मोर और लेस आप करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए के नीचे आ जाओगे। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। इंश्योरेंस भी अगर आपका होता है तो अक्सर जो होता है इंश्योरेंस के अंदर भी कई बार 80% कवर कर देते हैं, कई बार 70%, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके की इंश्योरेंस रही। 100% तो किसी में भी कवर नहीं होता। तो उसमें क्या होगा, अगर जैसे 80% कवर है या 70% कवर है, तो तब भी आपको अपनी जेब से 200, 250, 300, 400 डॉलर जो है रूट कैनाल और कैपिंग के देने पड़ेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था क्योंकि डेंटिस्ट प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है, रूट कैनाल करना पड़ता है जैसे एज एडवांस होनी शुरू होती है, या कैविटी लग गई, या सोडा सोडा पीते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं, या मीठा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उससे दांत अक्सर ख़राब हो जाते हैं, या ग्राइंडिंग करते हो टूथ ग्राइंडिंग, तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों को हो जाती है 20-25 साल की उम्र में। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे, दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चा डिलीवरी के लिए जाना है, और मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यूएस में जो एक नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में अगर आपको जाना है, तो कहीं ना कहीं ये 50,000 से लेके 80,000 डॉलर तक हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि इवन टू ब्रिंग अ चाइल्ड कितना खर्चा हो सकता है यूएस में। जनरली लोगों की जिनका इंश्योरेंस रहती है उनका ऑलमोस्ट 100%, या बहुत मामूली सा आपको मेरे ख्याल से 400-500 डॉलर देना पड़ेगा और कवर हो जाएगा, तो वो यहाँ के हिसाब से बहुत रीज़नेबल है। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वही 50,000 से लेकर 80,000 तक आपका खर्चा हो सकता है डिलीवरी के लिए भी, तो बहुत खर्चा है। फिर लोग सोचेंगे भाई इतना महंगा है यूएस में, हर एक की तो इंश्योरेंस होती नहीं। खासतौर पर जो जॉब करते हैं उनकी तो होती है। मान लीजिए आप अपना बिजनेस करते हो और आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो आप कैसे सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे थोड़े से फ्री मार्केट प्लेस प्लान्स होते हैं, लेकिन उनकी क्या है ना, मंथली किस्त इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इवन जो कंपनी के थ्रू भी आपको इंश्योरेंस मिलती है उसमें भी आपको मंथली देना पड़ता है। और अगर आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और एक दो बच्चे हैं, तो मंथली उसमें भी आपका 300 से लेके 500 डॉलर तक जाएगा। इजीली, बहुत इजीली जाता है 300 से 500 डॉलर तक आराम से। अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है, कंटिन्यू करें, ये तो तब है जब कंपनी आपके लिए सब्सिडाइज करती है, क्योंकि कंपनी जो है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, उसमें कंपनी भी सबमिट कर रही होती है, आप भी करते हो। तो मोर और लेस तब भी आपको 300 से 500 के बीच में डॉलर जाना पड़ता है। अगर आप सिंगल हो, इंडिविजुअल हो, तो भी मतलब 250, 200-250 डॉलर तब भी आपका जाएगा।
बट वो यहाँ पे मतलब मोर और लेस गिवन कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर वो नहीं लोगे तो अपने आप से बाहर से लोगे, मार्केट प्लेस से लोगे। जैसे जिन लोगों की जैसे नौकरी छूट जाती है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोबरा का प्रावधान होता है यूएस के अंदर खास तौर पे। और कोबरा के थ्रू अगर आप वही इंश्योरेंस लेने जाते हो तो उसका खर्चा मंथली 1200-1300 डॉलर पड़ जाता है, जो आप बेसिकली 400-500 डॉलर देते हो, मतलब डबल से भी ज़्यादा होता है कई बारी। तो तो जिनकी नौकरी छूट जाती है उनके लिए बेसिकली हेल्थ केयर और या इंश्योरेंस भी अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खर्चा ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपको यूएस में दिक्कत आती है। तो अब आप देखोगे तो पूछोगे कि भाई इतनी दिक्कतें हैं यूएस में, तो अच्छा क्या है? देखिए, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, आपको ना यहाँ पे कभी भी सर्विस डिनाई नहीं होगी। मान लो आपको इमरजेंसी हो गई, आपका हाथ कट गया, हार्ट अटैक आ गया, आप 911 पे कॉल करोगे, इमीडिएट आप बताओगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुरंत 10 से 15 मिनट में आपको घर पे पैरामेडिक्स आ जाएंगे पूरी अपनी फर्स्ट एड वगैरह लेके, और आपको सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे और बिना कुछ पूछे पाछे वो आपका ऑपरेट कर देंगे आपको। वो बात अलग है कि उस समय तो आपको बचा लेंगे, जो बिल फाड़ेंगे उसके बाद आपके ऊपर, उससे आप मर जाओ या हार्ट अटैक आपको आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन उस दौरान आपको बचा लेंगे। और अक्सर मैंने ये भी देखा है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसका ये रिकवरी में भेज देते हैं पैसा, और अगर आप अपनी बैंकरप्सी वगैरह डिक्लेयर कर देते हो तो आपको छोड़ भी देंगे जनरली। अगर कोर्ट में भी लेकर जाते हैं और आप बोलो कि मैं मर रहा था और लाइक डेथ बेड पे बैठा हुआ था और मुझे बचाया गया, तो जजेस थोड़ा सा सिंपैथेटिक होते हैं आपकी तरफ। तो जनरली आपको जेल वेल तो नहीं होती उस चीज़ के लिए, बस यही है कि आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह सारा ख़राब हो जाएगा, कल को लोन वोन लेने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है, मैं रिकमेंड नहीं करता ये, लेकिन आई वाज जस्ट टेलिंग, क्योंकि मेरे को थोड़े से एक्सपीरियंसेस पता हैं ऐसे लोगों के, मेरे जानकारी में आए हैं जिसमें उनको बहुत बड़ा कोई अ, हादसा हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या कोई बहुत बड़ा मतलब आग वाग लग गई, उसमें उनको लेके गए, बचाने लेके गए, तो इमीडिएटली आपसे इंश्योरेंस वगैरह वो कुछ नहीं मांगेंगे, पहले अपना काम करेंगे, आपको बचाएंगे। और पैरामेडिक्स भी यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आ जाते हैं। फायर को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो, मेडिकल को कॉल करो, कोई भी करो, वो आ जाते हैं, इमीडिएट आ जाते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ एक अच्छी है, मतलब आदमी की जान की वैल्यू है। दूसरी चीज़ क्या अच्छी है कि मान लो आपको बहुत रेयर डिसीज़ है, कोई सिंड्रोम आ गया कोई नए तरीके का, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसीज़ है कोई, उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट थेराप्यूटिक्स वो यूएस में बहुत अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो है एसोसिएटेड रहती हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ, जो कि ऐसे मरीज़ों का इलाज करती हैं, उन पे टेस्ट ड्रग्स डालते हैं, उनके ऊपर ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। R&D पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी होती है। तो ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं है वो है रोज़मर्रा की बीमारियाँ, आपको खांसी जुकाम हो गया, नॉर्मल जो डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें होती हैं, जो कि इंडिया में हम लोग बहुत आराम से ट्रीटमेंट ले लेते हैं या दवाइयाँ ले लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। वो सब यहाँ पे बहुत बढ़िया फोकस नहीं है उसके ऊपर। इसलिए आपने देखा होगा यूएस में बहुत से लोग, एक तो दो चीज़ें हैं, अपने हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, जिम जाना, जॉगिंग करना, अच्छा खाना खाना, यहाँ पे बहुत फोकस रहता है। और अक्सर जो लोग यहाँ पे 40-50 की उम्र में भी होते हैं, बड़े यंग दिखते हैं एटलीस्ट यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ भी है, यहाँ पे लोग रख रखाव पे बड़ा फोकस करते हैं, और डेटिंग वेटिंग बहुत चलती रहती है यहाँ पे, 2 शादी 3 शादी 4 शादी बड़ी कॉमन है। तो लोगों को अपने सुंदरता के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अपने लुक्स के ऊपर, अपने आप को पतला कर लिया, बोटॉक्स लगवा के अपनी झुर्रियाँ उर्रियाँ मिटा ली, 50 तरीके की क्रीमें पोत ली, तो ये बहुत चलता है यूएस में। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इंडिया में शायद बहुत अमीर लोग या सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह कराते होंगे, यहाँ पे एवरेज बंदे भी करा लेते हैं बेसिकली। तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। उसका आई थिंक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ऑपरेशन वगैरह ये सब ना कराओ, लेकिन अगर आप हेल्दी रहते हो, अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, उससे क्या होता है ना, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। और अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपको जो ये लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड शुगर रहती है, या थायराइड्स हो जाती हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब बच सकते हो आप इन चीज़ों से, अगर आप अच्छा खाना खाते हो, स्ट्रेस नहीं लेते, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हो। और जनरली यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह तो होता नहीं है यूएस में, तो वो भी आपको सपोर्ट करता है। तो उस लिहाजे से ये चीज़ अच्छी है, जो कि इंडियन सीख सकते हैं आई थिंक, हेल्प करता है। और भाई जितना बीमार नहीं रहोगे, थोड़ा एक्टिव रहोगे, हेल्थ रहोगे, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा आपका, मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा आपका, सोओगे आप अच्छी तरह से, तो बॉडी भी थोड़ी यूथफुल रहेगी, एनर्जी रहेगी आपके, ज़्यादा काम कर पाओगे, बीमार कम पड़ोगे, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा भी नहीं होगा आपका बैठ के। तो वो चीज़ अच्छी है। अब जो लोग हैं, बहुत से लोग कनाडा चले जाते हैं कि भाई कनाडा में तो फ्री है हेल्थ केयर।
देखिए, फ्री है डेफ़िनेटली। तो जो लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं, जैसे ब्लू कॉलर जॉब में हैं, जिनकी तनख्वाह बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में होती है, उन लोगों के लिए तो कनाडा जन्नत है। क्यों? क्योंकि उनको प्रीटी मच कुछ भी नहीं देना पड़ता, उनको मिलता ही मिलता है सरकार से। तो यस, उधर फ्री हेल्थ केयर है कनाडा में। तो ये ब्यूटी है कि भाई आपको इंश्योरेंस के लिए डिपेंड नहीं रहना। आपकी नौकरी है या नहीं है, आपको डिपेंड नहीं करना, मरोगे तो नहीं, कहीं ना कोई आपको इलाज कर ही देगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि कनाडा के अंदर आपकी लाइन बड़ी लंबी होती है। कुछ भी चीज़ करनी है और अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग इशू में नहीं हो, इमरजेंसी नहीं है, तो वो आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के आगे का टाइम देंगे कि अब आना। और ये आप 50 लोगों से जितने से भी बात करोगे ना, आपको यही पता चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि आपको कोई चीज़ आपको करानी है इशू, अगर आप इंडिया से आए हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आए हैं जहाँ आपको इमीडिएट इलाज की आदत है, उन जगहों से अगर आप कनाडा पहुँच गए आके, और आपके मान लीजिए पैर में दर्द होना शुरू हो गया या मोच आ गई या कुछ ऐसा हुआ और आपने कहा कि भाई मैं चल नहीं पा रहा, वो आपसे पूछेगा कि अच्छा इमरजेंसी क्या है, आप मतलब अगर आपकी मरने की कगार पे नहीं हो तो आपको टाइम ही नहीं देगा। कनाडा के अंदर वो कहेगा अच्छा आपका अगला डॉक्टर का स्लॉट है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आना, पता चलेगा जब तक 6 महीने में आपका अपना ठीक हो जाएगा या पैर और ख़राब हो चुका होगा आपका। तो ये वहाँ की कमी है कनाडा में। दूसरी जो कमी है वो ये है कि जो जॉब वाले लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी इनकम ठीक है थोड़ी, उनका टैक्स ही बहुत ज़्यादा लगता है कनाडा में। 40-45% मिनिमम टैक्स रहता है वहाँ पे, जिसकी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक तनख्वाह है। उस मामले में यूएस से कम है। यूएस में मतलब 30-35% तक होता है, मतलब इंडिया के जैसे टैक्स है, मतलब कम ही लगता है, इंडिया से भी कम है टैक्स बेसिकली। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। वैसे चीज़ें सारी महंगी हैं, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जो आपकी इनकम है उसमें 30 से 35% ही कटता है यूएसए के अंदर, जबकि कनाडा में 40-45-50% तक टैक्स कट जाता है आपका। तो कनाडा में हालांकि हेल्थ केयर फ्री है, डेफिनेटली फ्री है, आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। बट इमरजेंसी में भी मेरे को पता है बहुत से लोग जाते हैं तो उन्होंने इमीडिएट नहीं देखते, उनको भी मतलब 3-4 घंटे रुकना पड़ जाता है इमरजेंसी के अंदर भी। बिल्कुल ही जब तक आप मरने की कगार पे नहीं तब तक अर्जेंटली देखेंगे ही नहीं आपको कनाडा में। रीज़न ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह हैं, रीज़न ये है कि बस क्यू इतनी लंबी है कि आप कुछ कर नहीं सकते बैठ के। और जुगाड़ उगाड़ इन कंट्रीज़ में चलती नहीं है कि पैसा दे दो वो आपको जल्दी देख लेगा। वो तो इंडिया में ही हो सकता है वो वाला फंडा, ना वो यूएस में होता है ना वो कनाडा में होता है। वो तो वो वाला भी आप फंस गए, या आपकी जुगाड़ होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब हॉस्पिटल के सीईओ वीईओ को जानते हो आप या कुछ है या उस तरीके की। तो वो तो यहाँ पे स्पेशली आप इमिग्रेंट हो तो वो होना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है। वो तो भाई वाइट्स हैं, प्रिविलेज क्लास को बिलोंग करते हो तो ही वैसी जुगाड़ बनेगी। इमिग्रेंट वगैरह हो, सॉफ्टवेयर वगैरह में काम कर रहे हो, या बैंकर हो, या एमबीए करके कोई मार्केटिंग मार्केटिंग कर रहे हो, तो पैसा तो हो सकता है आप कमा रहे होगे, जुगाड़ कुछ भी नहीं होगी बेसिक, जानते किसी को नहीं होगे यहाँ पे, तो कैसे जुगाड़ बिठाओगे? ना पॉलिटिकल में किसी को जानते होगे, ना जो हुज हू होते हैं उसमें जानते होगे। तो बेसिकली यू आर नो बडी, मतलब पैसा वैसा हो सकता है लेकिन उसको यहाँ पे कोई पूछता नहीं है बेसिकली। तो वो आपको एक इशू आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब इंडिया का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग वहाँ से आए हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हैं, तो हमें पता है कि डॉक्टर इंडिया में हमारे पास एक तो क्या रहती है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है। 50 आप प्रैक्टो पे देख लो या हेल्थियन करके होती है, मैं भूल गया शायद क्या कौन सी ऐप थी मैंने यूज़ करी थी इंडिया के अंदर। उस पर आपको 50 डॉक्टर मिल जाएंगे, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वो बता देंगे, रेकमेंड कर देंगे। एक डॉक्टर नहीं पसंद आ रहा तो 10 और डॉक्टर आप देख लोगे। फ़ीस भी कम होती है, 500-600 रुपये होती है लोकल डॉक्टर्स की, तो आप पता कर सकते हो। ये प्रॉब्लम ना यूएस में भी आती है। इनफैक्ट यहाँ भी अगर आपको किसी डॉक्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट देना है तो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। मतलब कई बार आपको एक एक दो दो हफ्ते आगे का अपॉइंटमेंट देते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप भी कराना है आपको ईयरली, तो किसी हॉस्पिटल वगैरह में कराओगे तो वो आपको 1 महीने आगे की डेट देगा, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते। तो ये बड़ा कॉमन है यूएस में। आई थिंक कनाडा में तो ये चीज़ जो 1 महीना मैं बोल रहा हूँ वो 5-6-7 महीने आगे भी हो सकती है, इतना लंबा चला जाता है। तो उस मामले में यूएस का क्यू थोड़ा छोटा रहता है, बट देन यूएस में सब कुछ पेड होता है, सब प्राइवेट है, तो पैसा लगता है आपका। इंश्योरेंस है आपके पास तो थोड़ा सब्सिडाइज्ड हो जाता है, नहीं है तो आप बिल्कुल मर जाते हैं, फिर तो अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन जो नॉर्मल डॉक्टर होता है उसकी फ़ीस भी यहाँ पे $200-250 होती है यूएस के अंदर। आई थिंक कनाडा में तो ये ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास, प्राइवेट वाला फंडा ही नहीं है वहाँ पे, सारा गवर्नमेंट का ही होता है। तो वहाँ ये भी नहीं कर सकते। तो अक्सर बहुत बारी लोग जो कनाडा में होते हैं, जिन वो फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन्हें एक्सेस चाहिए होती है तो वो यूएस में आके इलाज कराते हैं कई बारी।
इनफैक्ट वो लोग अगर उनके पास टाइम है तो या तो वो मैक्सिको भी ट्रैवल करते हैं या फिर कई बार वो इंडिया वगैरह भी ट्रैवल कर लेते हैं कि जब भी बीमार पड़ेंगे तो इससे तो फिर मैं इंडिया जाके ही करा लूँगा अपना इलाज। तो वो भी होता है, वो भी देखने को आता है। तो मैं ये बताना इसलिए चाहता था कि लोग जब डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ रहना है, ख़ास तौर पे जब लोगों की उम्र बढ़नी शुरू होती है या बहुत से लोग इमिग्रेशन करना चाह रहे होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में ना कई बार पता नहीं होता, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर का ना सबको ज़रूरत होती है। ठीक है, आप जवान हो, आप 20-25 साल की उम्र में आए हो यूएस कनाडा वगैरह, तब शायद आपको इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ आप मतलब 30-35-40 साल की उम्र में टच करना शुरू करते हो, जहाँ आपके बीवी बच्चे, शादी होनी शुरू हो जाती है, उस दौरान आपका हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन इससे मतलब रूबरू होना ज़रूरी हो ही जाता है। और तब आपको पता पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन तब तक हो सकता है आपको 10-12-15 साल हो चुके हो रहते हुए। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसके बारे में उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपने डिसीजन सही से ले सकें। अगर आप ऑलरेडी यूएस और कनाडा में, आप अपने बारे में अपने व्यूज़ शेयर करें कि आपको क्या लगता है और कैसे हो सकता है। हमको भी अवगत कराइए। बाकी मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो मैं यहाँ पे रहता हूँ और लोगों से मैंने बात करी है। हमारे काफ़ी लोग हैं जो कनाडा में की तरफ में भी हैं, यूएस में भी हैं, बहुत मल्टीपल स्टेट्स में भी हैं। तो बेसिकली हम एक एवरेज एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आपको यूएस में अपॉइंटमेंट अगले दिन कहीं मिल जाए, लेकिन पॉइंट ये होता है ना, इंडिया में तो हमेशा मिल जाएगा आपको अगले दिन का अपॉइंटमेंट, या कल का, या आज शाम का ही। यूएस में ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर होगा कि आपको अगले दिन का या अगले हफ्ते का भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जनरली वो एक महीने आगे का अपॉइंटमेंट देते हैं। सेम वे कनाडा में मेरा रिलेटिव था, उसको कुछ तो ऑपरेट कराना था, अपना पेट में उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्योंकि कोई एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, उसको इमीडिएट सेम डे अपॉइंटमेंट मिल गया था। नहीं तो उसका 6 महीने आगे का अपॉइंटमेंट था और उसको काफ़ी दिक्कत थी पेट में, तो इमीडिएट वो ऑपरेट भी हो गया। 3 घंटे में उसे ऑपरेट भी कर दिया था उन्होंने बैठ के। तो ऐसा होता है, बट दिस इज़ रेयरिटी, दिस इज़ नॉट लाइक अ डेली अकरेंस देयर, राइट। तो वो जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप फिर बताइए आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ जो हमारा आज का डिस्कशन था, कि हम बेसिकली यूएस और कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर कर रहे थे, और थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट इंडिया से भी कर रहे थे। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आपको कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज़ हो गई है, या कोई बहुत रेयर आप एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्राई करना चाहते हो, उसके लिए यूएस मैक्का है बेसिकली। यहाँ से बढ़िया आपको एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च और किसी रेयर डिजीज़ पे अगर कुछ भी शोध होना है, वो आई थिंक यूएस से बेटर कहीं भी नहीं हो सकता। यहाँ आपका बेस्ट जगह है। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कोविड का भी देख लिया, अब चाहे आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, या आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, अगर आप देखें उसकी भी इजाद बेसिकली यूएस में ही हुई है। अगर आप देखिए, अगर मोर और लेस, राइट। दूसरी चीज़ है, अगर आप इंश्योरेंस है आपकी, चाहे वो आपकी जॉब के थ्रू है या आपके बिजनेस के थ्रू है, तो आप यूएस में कवर्ड हो, मोर और लेस चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। थोड़ी बहुत महंगी तब भी है, लेकिन ठीक है, आपकी तनख्वाह भी ठीक होती है यहाँ पे, तो वो फिर भी आप अफोर्ड कर लेते हैं। हाँ, अगर जॉब छूट गई है या आपकी इंश्योरेंस नहीं है, तो आप यहाँ की हेल्थ केयर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ ये है कि अगर इमरजेंसी है तो यहाँ पर आपको इमीडिएट ऑपरेट कर लेंगे। कभी वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपकी इंश्योरेंस है कि नहीं है, कि आपकी क्या, आप इमिग्रेंट हो कि नहीं हो, कि यूएस सिटीज़न हो। आपको तुरंत इलाज देंगे, वो चीज़ नहीं करते। वो बात अलग है कि बाद में जो बिल फाड़ते हैं उसमें आपकी जेब कट जाएगी और आप बैंकरप्ट हो जाओगे, क्योंकि बिल ही इतना मोटा आ जाएगा इमरजेंसी सर्विसेज का यूएस के अंदर। कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, जो कि इंडिया में भी नहीं है। बेसिकली कनाडा में बिल्कुल फ्री है, लेकिन उस वो अपना अब इशू के साथ आती है। जैसे इंडिया में नहीं होता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाओ तो लाइन लग जाती है, आपको कुछ भी इलाज कराना हो, बैठ के इतनी भीड़ होगी कि आपका मतलब नंबर ही नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया में तो हम लोग क्या लाइन जंप कर लेते हैं, या तो रिश्वत दे के, या कोई जुगाड़ होती है डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह में, या किसी नेता का वो लेके आ जाते हो सर्टिफिकेट, तो एम्स में भी दिखा लेते हो आप, इसी तरह भी दिखा लेते हो। वो कनाडा में नहीं कर पाते बेसिकली, राइट। तो कनाडा में वो इशू है। तो हालांकि हेल्थ केयर इज़ फ्री, बट वो एक्सेस प्रॉब्लम है कि आपको वो 6 महीने 1 साल आगे का टाइम देगा। तो या तो तब तक तो आप पूरे वो लोगे खुद ही, या किसी दूसरे से इलाज कराना पड़ेगा आपको बाहर जाके कंट्री वगैरह में, या बस बैठे रहना पड़ेगा, राइट। तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या सुनना चाहेंगे, और आपके अगर कुछ मेडिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, खासतौर पे जब पेरेंट्स या कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल करते हैं, लाइक कनाडा या यूएस, इंडिया से आए होते हैं या और किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आए होते हैं। तो बताइए अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने मेडिकल एक्सेस करा है सिस्टम, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इंश्योरेंस जो इंडिया से आप लेके आते थे चला यहाँ पे कि नहीं चला, कितना पैसा लगा, तो ज़रूर उसके बारे में उल्लेख कीजिए।
आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो लिख के बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं या किसी और चीज़ के बारे में बात करूं, वो भी आप लिख के बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूं या अच्छा कर सकता हूं, या कुछ चीज़ आपको नहीं पसंद आई, उसको भी आप लिख के बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दूंगा और कोशिश करेंगे उस टॉपिक को हम अगली बारी कवर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।